हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर के पार्ट 3 वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो आपको 101 क्वेश्चन से लेकर के 150 तक होगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण किसी इंडक्शन मोटर में आंशिक फ्रैक्शनल स्लिप को दर्शाता है। देखिए, फ्रैक्शनल स्लिप का फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू नॉन सिक्रोनियस मोटर का जो स्पीड होगा उसमें से क्या होगा, इसका एन आर माइनस एन एस बाई क्या हो जाएगा, एन एस हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए इसमें कैसे इसका फॉर्मूला हुआ। तो देखिए फॉर्मूला इसका हुआ कि एस इक्वल टू एन एस माइनस एन आर बाई एन, जहाँ एन एस क्या है, एन एस होगा। एन एस क्या है, अंशीय स्लिप है, और एन एस सिक्रोनस गति है, और एन आर रोटर की गति है। तो हम क्या कहेंगे, जब भी बात करेंगे अंशीय स्लिप बराबर, तो अंशीय स्लिप का इक्वल होगा, क्या होगा, सिक्रोनस स्पीड माइनस रोटर की गति, सिक्रोनस गति माइनस रोटर की गति बाई सिक्रोनस गति से क्या होगा, अंशीय स्लिप इक्वल टू कौन सा, सिक्रोनस गति माइनस रोटर की गति बाय किसका, सिक्रोनस गति। ठीक है, एन एस माइनस एन आर बाई एन एस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि किसी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर करंट आवृत्ति किस पर निर्भर करती है। तो रोटर करंट आवृत्ति निर्भर करती है स्लिप की मात्रा पर। किस पर निर्भर करती है, स्लिप की मात्रा पर। किसी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में करंट आवृत्ति स्लिप की मात्रा पर निर्भर करती है। हम जानते हैं कि एफ आर जो होगा इक्वल टू एस एफ एस होगा। मतलब क्या, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, स्लिप स्लिप इनटू क्या, एफ एस। अब फ्रीक्वेंशियल सिक्रोनस फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या, रोटर का फ्रीक्वेंसी। तो रोटर की फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एफ आर को आप उसको बोलेंगे रोटर की फ्रीक्वेंसी। रोटर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या, स्लिप इनटू क्या, सिक्रोनस फ्रीक्वेंसी। तो करे किसी स्लिप रिंग में इंडक्शन मोटर का रोटर करंट आवृत्ति जो एफ आर होता है, रोटर करंट आवृत्ति, रोटर फ्रीक्वेंसी जो होता है, वो निर्भर करता है किस पर, स्लिप की मात्रा पर। क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, रोटर का जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, स्लिप रिंग का। किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्लिप रिंग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि रोटर रोटर परिपथ में परिपथ विद्युत वाहक बल ईएमएफ का आवृत्ति होती है। ईएमएफ का आवृत्ति क्या होता है, स्थिर स्थिर स्थिति पर अधिकतम, स्थिर स्थिति पर अधिकतम। जब तो स्थिर रहेगा तो क्या होगा, अधिकतम होगा। रोटर परिपथ में परिपीड़ित विद्युत वाहक ईएमएफ की आवृत्ति क्या होती है, क्या होती है, तो स्थिर स्थिर पर अधिकतम। रोटर परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ की आवृत्ति स्थिति स्थिति पर अधिकतम होती है। अर्थात जब विद्युत वाहक बल स्थिर अवस्था में हो तो तब आवृत्ति अधिकतम होगी। क्या होगी, आवृत्ति अधिकतम होगी। अब कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी प्रेरणा मोटर मतलब क्या, इंडक्शन मोटर में एक समर्पण मतलब स्लिप 0.1 हो, जबकि इसकी तुल्यकालिक गति मतलब क्या, सिक्रोनस स्पीड होगा वो 1000 आरपीएम होगा, रिवॉल्यूशन पर मिनट मतलब 1000 आरपीएम। तो उसकी घूर्णन रोटर की कितनी गति पर होगी, कितनी गति पर होगी। इसको निकालने के लिए हम पहले फ्रैक्शनल परसेंटेज निकालेंगे, जो फॉर्मूला क्या होता है, एन एस माइनस एन आर। मतलब एन एस मतलब क्या, एन एस माइनस एन आर बाई एन एस। तो एन एस माइनस एन आर, एन एस माइनस एन आर करेंगे फ्रैक्शनल इक्वल टू, तो ये 10% है, 10% को हटाएंगे तो नीचे में क्या करेंगे, 100 करेंगे। 1000 है इसका स्पीड, सिक्रोनस स्पीड माइनस एन आर बाई कितना, 1000। यहाँ से जीरो कैंसिल हुआ, इधर जो 1000 में है ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा आपका। अब बचेगा क्या, 100 बचेगा, 100 इधर जाएगा तो 100 इधर, तो 100 माइनस एन आर हो जाएगा, एन आर इक्वल टू 90 हो जाएगा। तो एन निकालेंगे तो क्या होगा, एन आर निकालेंगे तो 90 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 9 हम जब हम बात करेंगे, जैसे देखिए ये परसेंटेज मैंने निकाला, इसको कैंसिल करेंगे तो हमको 1/10 आएगा, 1/10 आएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लेशन करेंगे हम, तो क्रॉस मल्टीप्लेशन करेंगे तो 1000 पी इक्वल टू क्या होता है, 1000 पी इक्वल टू होता है 1000 इक्वल टू माइनस 10 एन आर। एन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आप इधर से कैलकुलेशन को इधर करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, ये एन आर 10 आर इक्वल टू 9000 हो जाएगा, 9000 हो जाएगा। तो एन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9000 बाय 10 कर देंगे तो हम कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 900। ऑप्शन नंबर सी होगा। अब क्या कह रहे हैं कि यदि किसी एक प्रेरण मोटर की स्लिप 0.1 है, कितना है, 0.1 है, जबकि इसकी तुल्यकालिक सिक्रोनस गति 1000 आरपीएम है, तो रोटर की गति कितना होगा। रोटर की गति जब फार्मूला हम निकालते हैं तो देखते हैं कि रोटर की गति होगा कितना, 900 आरपीएम। 900 आरपीएम कैसे हुआ, मोटर की स्लिप कितना दिया हुआ है, 0.1 दिया हुआ है, और तुल्यकालिक एन एस इक्वल टू कितना दिया है, 1000 दिया है। रोटर की गति क्या होता है, एन एस इंटू 1 माइनस एस। अब 1000 इंटू 1 माइनस 0.1 दिया हुआ है, जो आपका कितना देगा, 900 आरपीएम देगा।
ns क्या होता है, जो सिंक्रोनस गति होता है आरपीएम, और nr क्या होता है, रोटर की गति, ये भी आरपीएम में दिया जाता है। तो आंसर कितना आएगा, 900 आरपीएम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, देखिए करा है, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है, मतलब त्रिकला प्रेरण मोटर है, 4 ध्रुवों के लिए कुंडलित है और 50 हर्ज आपूर्ति द्वारा आपूर्तित है। यदि समर्पण 4% हो, समर्पण कितना हो, स्लिप समर्पण कितना है, 4% हो, तो घूर्णन की गति कितना होगा। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, डी है क्या आपको, ये 1440 होगा, कैसे होगा, देखिए हमको नंबर ऑफ पोल दिया है 4 दिया है, इसके बाद फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 50 हर्ज दिया है, कितना दिया है, 50 हर्ज दिया है, स्लिप कितना दिया है, 4% दिया है, स्लिप फ्रैक्शन 4% दिया है। अब देखिए आपको पता होगा कि ns इक्वल टू क्या होता है, ns इक्वल टू होता है 120 f इंटू बाई कितना p, तो 120 f जब बात करेंगे तो 120 इंटू 50 बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो 30 बार में कटेगा, 35 जा कितना होगा, 1500 आरपीएम होगा। ये आपका ns निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, nr, nr मतलब क्या, रोटर का स्पीड निकालना है। तो रोटर का स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला होता है कि सिंक्रोनस स्पीड इंटू 1 माइनस क्या, स्लिप, 1 माइनस स्लिप। अब देखिए आपको ns कितना दिया होता है, हम कितना निकाले हैं, 1500 निकाले हैं। अब क्या है, 1 माइनस क्या करेंगे, 4/100 करेंगे, जब 4/100 करेंगे तो ये 4 से कटेगा कितने बार में, 25 बार में। अब 25 बार में कटेगा तो 1500 इंटू क्या हो जाएगा, 25 में से एक गया तो कितना बचेगा आपका, 24 बचेगा। 24 बाई क्या होगा, 24 बाई आपका क्या हो जाएगा, 24/25 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो आपका कितना आएगा, यानी कि 1500 इंटू कितना आएगा, 0.96 आएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1440, मतलब दैट मीन्स 1440 आएगा। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक पोल है, क्या है, एक पोल है, एक 4 फेज पोल है, मतलब 4 पोल का 3 फेज इंडक्शन मोटर की आपूर्ति संचालित है, जिसकी आवृत्ति कितना है, 50 हर्ज है, कितना है, 50 हर्ज। विरामावस्था में रोटर की धारा की आवृत्ति की गणना कीजिए। क्या पूछा है कि अगर आपका विरामावस्था होगा तो उस समय रोटर की क्या करना, आवृत्ति की गणना करना है, रोटर की आवृत्ति। देखिए नंबर ऑफ पोल कितना दिया है, 4 दिया है, पी इक्वल टू कितना दिया है, 4 दिया है। 3 फेज इंडक्शन मोटर है, ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर उस आवृत्ति पर संचालित जिसकी आवृत्ति कितना है, 50 हर्ज है। तो 4 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर उस आवृत्ति को संचालित करने जिसकी आवृत्ति 50 अवस्था है, तब विरामा अवस्था में रोटर की आवृत्ति भी उतना ही होगा। मतलब जब स्टेट में होगा, विरामा अवस्था में होगा, उस कंडीशन में जितना आपका किसका आवृत्ति, संचालन की आवृत्ति होगा 3 फेज इंडक्शन में, उतना ही आपका धारा की आवृत्ति होगा। तो धारा की आवृत्ति भी कितना होगा आपका, 50 हर्ज ही होगा, मतलब नो चेंज। 4 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर में उस आवृत्ति से संचालित होता है जिसकी आवृत्ति 50 हर्ज है। विरामावस्था में रोटर की आवृत्ति भी 50 हर्ज ही होगी, क्योंकि प्रदाय सप्लाई आवृत्ति है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्या कर रहा है कि 10% पतांतर, मतलब समर्पण है, स्लिप समर्पण पर चलने वाले एक 3 फेज इंडक्शन मोटर की अधिकतम संभाव्य गति निकालने के लिए आपको कहा है। देखिए यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहा क्या रहा है कि 10% पतांतर समर्पण पर चलने वाले एक 3 फेज इंडक्शन मोटर की अधिकतम संभाव्य गति क्या होगा। तो प्रेरण मोटर के लिए चुंबकीय क्षेत्र की अधिकतम संभाव्य गति कितना होता है, 3000 आरपीएम होता है। याद कर लीजिए कितना होता है, 3000 आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट। मतलब इंडक्शन मोटर के चुंबकीय क्षेत्र की अधिकतम गति समानता कितना होता है, 3000 आरपीएम होता है। जब हम रोटर की गति निकालते हैं तो क्या होता है, सिंक्रोनस गति, सिंक्रोनस स्पीड होता है, वो जो होता है 1 माइनस एस के बराबर, स्लिप रिंग के बराबर। अब हम बोलेंगे ये क्या है, ये इनटू में है। अब कह रहा है कि 3000 हुआ आपका, इधर क्या हुआ 1 माइनस 10 बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे आप तो कितना आएगा, 3000 इंटू 9 बाई कितना आएगा, 10 आएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो अप्रोक्स में 9 3 जा कितना 27। तो 27 पर कौन है बाय मिस्टेक, ये 27 पर कितना है, 27 आरपीएम होगा। ये निकालते कैसे है, तो याद कर लीजिए एनआर इक्वल टू होता है, ये नहीं होगा आपका, एनआर इक्वल टू होता है एनएस इंटू 1 माइनस एस। जहां एनआर क्या है, रोटर की गति है, एनएस क्या है, सिंक्रोनस स्पीड है, और ये जो 1 है, 1 क्या है, 1 तो माइनस एस 4 क्या है, समर्पण है। समर्पण प्रतिशत में होता है, उसको हम क्या करते हैं, पहले फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि यदि एक 6 ध्रुवीय 50 हर्ज पिंजरी प्रेरण मोटर इंडक्शन मोटर की पूर्ण भार गति 960 आरपीएम है, कितना आरपीएम है, 960 आरपीएम, मतलब 960 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो अर्ध भार पर उसकी गति कितनी होगी। दिया हुआ क्या है, पोल की संख्या 6 दिया हुआ है, आवृत्ति 50 हर्ज दिया हुआ है, पूर्ण भार गति 960 दिया है। अब आप जानते हैं कि एनआर इक्वल टू नोटर का स्पीड इक्वल टू 1 माइनस क्या होता है, एस एन एस होता है। अब देखिए इस कंडीशन में हम करेंगे, जब 960 दिया हुआ है, 960 इस साइड लिखेंगे, 1 माइनस एस लिखेंगे 120,
और इंटू 50 बाई क्या लिखेंगे हम, 60 लिखेंगे। जब इसको कैंसिल करोगे आप तो क्या आएगा, 960 आ जाएगा, 960, 960 बाई 1000 इंटू कितना हो जाएगा, 1 माइनस एस। अब एस इस साइड आएगा तो 1 आएगा इस साइड, चाहे एस को हम इस साइड लाते हैं, इसको इस साइड लाते हैं, तो एस इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 960 बाई कितना हो जाएगा, 1000, 1000। 1000 में से जब 60 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 40 बचेगा। 40 बटा 1000 करेंगे, 40 बटा 1000 करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। अब बचा 4। अब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज में चेंज करने के लिए, या तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में या तो हम 1000 से मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे, 100 से करते तो ये कितना आएगा, 980 आरपीएम आएगा, जो विकल्प नंबर सी सही है। अब क्या कह रहा है कि एक पॉलीफेज इंडक्शन मोटर की गति हमेशा होनी चाहिए, एक पॉलीफेज इंडक्शन मोटर की गति हमेशा होनी चाहिए तुल्यकालिक गति से कम, तुल्यकालिक गति से कम। एक पॉलीफेज इंडक्शन मोटर की गति हमेशा तुल्यकालिक गति से कम होनी चाहिए। मोटर के घूमने वाली चुंबकीय फील्ड की गति को तुल्यकालिक गति कहते हैं। मोटर के, देखिए मोटर का जो घूमने वाले चुंबकीय फील्ड की गति होते हैं उसे हम तुल्यकालिक गति कहते हैं। निम्नलिखित में से किस थ्री फेज प्रेरण मोटर की वास्तविक गति कहा जाता है। वास्तविक गति तब हम कहेंगे जब रोटर की गति होगी, रोटर की गति होगी। घूर्णन, रोटर की गति 3 फेज इंडक्शन मोटर में वास्तविक गति को कहा जाता है। घूर्णन गति, घूर्णन जो होता है, घूर्णन के 3 फेज मोटर की गति को वास्तविक गति कहा जाता है। दैट मीन्स द घूर्णन मतलब कि रिवॉल्यूशन जो रोटर का होता है, रिवॉल्यूशन स्पीड ऑफ रोटर, इसका मतलब ही हो जाएगा आपका क्या, 3 फेज इंडक्शन मोटर की रियल स्पीड। कौन सा स्पीड, रियल स्पीड। जब हम एनआर निकालते हैं रोटर की स्पीड इक्वल टू, तो एनएस इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड इंटू 1 माइनस क्या होता है, एस होता है, ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूला को हम दूसरे के सेंस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, दूसरे सेंस में चेंज करेंगे तो एनआर को एनआर लिखेंगे, और ये आपका क्या होगा 1 माइनस एस, और आप एनएस को लिख सकते हैं 120 एफ बाई क्या, 120 एफ बाई कितना पी, एफ बाई पी, क्योंकि एनएस इक्वल टू होता है सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू 120 इंटू फ्रीक्वेंसी बाय पोल, 120 इंटू फ्रीक्वेंसी बाय पोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी 3 फेज प्रेरण मोटर के लिए यदि समर्पण एस समर्पण है और एन एस क्या है, तुल्यकालिक गति है, तो एन 3 फेज इंडक्शन मोटर की वास्तविक गति तो उसके लिए संबंधित किसके द्वारा दर्शाया जाता है, किसके द्वारा दर्शाया जाता है, एन इक्वल टू एन एस इंटू 1 माइनस एस। प्रेरण मोटर की पश्चगामी शक्ति गुणांक प्रकार की मोटर होती है। प्रेरण मोटर के स्लिप का मान एस से प्रदर्शित किया जाता है। प्रेरण मोटर की स्लिप का मान किससे प्रदर्शित किया जाता है, एस से प्रदर्शित किया जाता है। अब एस इक्वल टू क्या होता है, प्रेरण मोटर के स्लिप इक्वल टू एन एस माइनस एन आर बाई क्या होगा आपका एन एस, क्या होगा एन एस होगा। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो एन एस इक्वल टू एन माइनस एन होगा। अब इसको लेंगे तो क्या होगा, एन एस इक्वल टू एन एस एन माइनस एन एस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट कह रहा है कि जब एक मोटर स्टेटेड आर्मेचर विभव और रेटेड फील्ड धारा पर चलती है, मतलब एक मोटर रेटेड आर्मेचर और विभव और रेटेड फील्ड धारा पर चलती है, तो इसमें से कि इस निम्न में से किस रूप को परिभाषित करती है। आप देख लीजिए इसमें क्या होगा। इसमें आपको क्वेश्चन कहा है कि मोटर की आधार गति पर कह रहा है, जब मोटर रेटेड आर्मेचर मतलब जो भी मोटर है आपका वो रेटेड आर्मेचर और रेटेड फील्ड धारा पर चलती है, तो मोटर की आधार गति जो होती है, ज्ञात रहे कि मोटर का प्रारंभिक कार्य विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलना होता है। मोटर का काम क्या होता है, मोटर का प्रारंभिक कार्य होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में बदलेगा। किसमें बदलेगा, मोटर, दैट मीन्स मोटर जो होगा आपका ये पहले क्या लेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेगा ईएल, इसको बदलेगा किस में, पोटेंशियल एनर्जी पीई में, किसमें पीई में। अब कह रहा है कि साथ ही एक डीसी मशीन के संदर्भ में आर्मेचर सदैव घूर्णीय प्रवृत्ति का होता है। किस प्रवृत्ति का होता है, घूर्णीय प्रवृत्ति का, दैट मीन्स घूर्णन करने वाला। अब कह रहा है कि जब किसी इंडक्शन मोटर की सप्लाई ऑन की जाती है, मतलब इंडक्शन मोटर में आप क्या कर दिए, उसका पावर स्विच ऑन कर दिए, तो शुरुआत में इसके रोटर में प्रेरित ईएमएफ क्या होगा, तो मोटर में प्रेरित ईएमएफ शुरुआत में क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। जब किसी इंडक्शन मोटर की सप्लाई ऑन की जाती है तो शुरुआत में इसके रोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि जब मोटर के स्टेटर बाइंडिंग का पूरा वोल्टेज लगाया जाए, मोटर के स्टेटर बाइंडिंग पर पूरा वोल्टेज लगाया जाए, तो मोटर द्वारा विकसित टॉर्क को क्या कहा जाता है, मोटर द्वारा विकसित टॉर्क को स्टार्टिंग टॉर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टार्टिंग टॉर्क कहा जाता है। जब मोटर के स्टेटर बाइंडिंग को पूरा वोल्टेज लगाया जाता है तो मोटर का विकसित टॉर्क को स्टार्टिंग टॉर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टार्टिंग टॉर्क कहा जाता है। दैट मीन्स जब मोटर को आप क्या करेंगे, स्टेटर बाइंडिंग का पूरा वोल्टेज लगाएंगे, मतलब पूरा वोल्टेज सप्लाई दे देंगे, तो मोटर द्वारा जो विकसित टॉर्क होगा उसको स्टार्टिंग टॉर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टार्टिंग टॉर्क, क्योंकि आपको
शुरू में आया है तो स्टार्टिंग टॉर्क ही होगा, क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि 3 चरण प्रेरण मोटर में विकसित टॉर्क किसके अनुपातिक है। मतलब 3 फेज, 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो होता है विकसित टॉर्क, जो उसमें डेवलप होता है टॉर्क, किसके अनुपातिक है, जहां भी लागू की गई वोल्टेज है, भी क्या है, लागू की गई वोल्टेज है, तो ये होगा वी स्क्वायर के समानुपातिक। किसका अनुपातिक होगा, वी स्क्वायर का अनुपातिक। दैट मीन देखिए अगर हम बात करेंगे बल लॉन्डिंग को, टॉर्क, टॉर्क मैक्सिमम होगा, क्या बोला है, टॉर्क मैक्सिमम होगा, तो टॉर्क मैक्सिमम इक्वल टू होता है वोल्टेज का स्क्वायर बाय 2 ओमेगा एक्सएम और x2। अब ये देखिए 2 ओमेगा एक्सएम, अब टी मैक्सिमम क्या है, किसका डायरेक्टली अनुपातिक है, समानुपातिक है, यहाँ होना चाहिए समानुपातिक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टॉर्क मैक्सिमम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, वोल्टेज के स्क्वायर का। अब हम बात करते हैं जहां देखिए इसमें जो है आपका V4 वोल्टेज प्रयुक्त, S2 जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है रोटर का प्रतिघात, क्या होता है, रोटर का प्रतिघात। और ओमेगा एसएम का मतलब होता है रोटर की गति, क्या होता है, रोटर की गति, कि डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसका। और किसका, वोल्टेज के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में प्रारंभिक टॉर्क के कारण होता है, किसके कारण होता है, उच्च प्रारंभिक करंट और उच्च प्रारंभिक ऊर्जा घटक के कारण। मतलब स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में प्रारंभिक टॉर्क जो होता है आपका उच्च प्रारंभिक करंट और उच्च प्रारंभिक उच्च ऊर्जा के घटक का। देखिए ये सारा क्वेश्चन आपका जो भी बिहार गवर्नमेंट का इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट का एग्जाम होने वाला है उसमें सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा दोस्तों। वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर होते जाएगा। कह रहा है कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में प्रारंभिक टॉर्क किसके कारण होता है, उच्च प्रारंभिक करंट और उच्च प्रारंभिक ऊर्जा घटक के कारण। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में प्रारंभिक टॉर्क उच्च प्रारंभिक करंट और उच्च प्रारंभिक ऊर्जा घटक के कारण होता है। इस प्रकार की मशीन की स्टार्टिंग साधारण होती है क्योंकि इसमें स्टेटर सर्किट में स्टार्टर लगा दिया जाता है, क्या लगा देते हैं, स्टार्टर। अगर स्पीड आप लोगों को अच्छा लगे, ज्यादा लगे तो कमेंट कीजिएगा, फिर हम स्पीड कम करेंगे क्योंकि हमको कंप्लीट करना है इसीलिए थोड़ा स्पीड में खींचते हैं। करा है कि सप्लाई वोल्टेज में 10% की कमी आने पर, सप्लाई वोल्टेज में 10% की कमी आने पर प्रेरण मोटर की आघूर्ण में बदलाव होगा, कितना परसेंट, कितना परसेंट आघूर्ण में बदलाव होगा। सप्लाई वोल्टेज में 10% की कमी आने पर मोटर के आघूर्ण में बदलाव होगा, कितना परसेंट का बदलाव होगा। जब हम देखिए आपको अभी हम बताएं कि टॉर्क मैक्सिमम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, वोल्टेज का स्क्वायर का। टॉर्क मैक्सिमम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज का स्क्वायर का। अब देखिए वोल्टेज जो है 10% की कमी करने पर, 10% का जब कमी करेंगे तो 10% का कमी का मतलब होता है 90, कितना होता है 90, और 90 बाई जब आप 100 करोगे तो इसका वैल्यू कितना होगा, 0.9, कितना होगा वैल्यू, 0.9 होगा। अब वोल्टेज जब 0.9 हुआ है तो वी स्क्वायर कितना होगा, जब 0.9 का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा आपको, कितना मिलेगा, 0.81 मिलेगा। अब 0.8 को जब परसेंटेज वोल्टेज स्क्वायर निकालेंगे, परसेंटेज वोल्टेज स्क्वायर निकालेंगे तो उस कंडीशन में वोल्टेज परसेंटेज वोल्टेज स्क्वायर निकालेंगे तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्योंकि 100 से वोल्टेज में डिवाइड करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई होगा तो ये 81% होगा। और जब हम टॉर्क निकालते हैं तो टॉर्क इक्वल टू होता है क्या, 100 माइनस क्या, ये परसेंटेज वाला जो भी स्क्वायर निकालते हैं वो, तो 100 माइनस करेंगे 81 तो 19% आएगा, कितना परसेंट आएगा, 90% आएगा दोस्तों। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा है कि देखिए सरल स्क्विरल केज मोटर का स्टार्टिंग बल आघूर्ण कितना होता है। देखिए दोस्तों इसमें अब आपको क्वेश्चन में पूछा है कि अगर सिंपल जो स्क्विरल केज मोटर होगा उसका स्टार्टिंग बल आघूर्ण क्या होगा जब हम स्टार्ट करेंगे। देखिए डीएमआरसी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में पूछा हुआ है, उत्तर प्रदेश का टीजी2 ग्रेड टेक्नीशियन ग्रेड 2 में पूछा हुआ है। कह रहा है कि सरल स्क्विरल केज मोटर का स्टार्टिंग बल आघूर्ण कितना होता है, निम्न होता है, क्या होता है, निम्न होता है। सरल स्क्विरल केज मोटर का स्टार्टिंग बल आघूर्ण निम्न होता है। यह मोटर स्वतः चालित होता है, क्या होता है, स्वतः चालित होता है, मतलब सेल्फ स्टार्टर मोटर है, क्या है, सेल्फ स्टार्टर मोटर है। कह रहा है 3 फेज प्रेरणी मोटर में बल आघूर्ण निम्न में से किस परिणामों पर निर्भर करता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो टॉर्क होता है किन परिणामों पर निर्भर करता है, मतलब डेट मीन्स किस पर निर्भर करता है। तो ये निर्भर करता है आपका, देखिए पहला है कि ये निर्भर करेगा आपका रोटर के शक्ति फैक्टर, पावर फैक्टर पर, रोटर के पावर फैक्टर पर निर्भर करेगा। दूसरा करेगा रोटर के ईएमएफ पर, तीसरा निर्भर करेगा रोटर के किस पर, करंट पर। आवृत्ति पर, स्पीड पर, वोल्टेज पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए 3 फेज इंडक्शन प्रेरणी मोटर जो होता है बल आघूर्ण जो टॉर्क होता है, टॉर्क का पावर फैक्टर वो निर्भर करता है किस पर, रोटर के ईएमएफ पर, रोटर के करंट पर, रोटर के करंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121। देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपका क्वेश्चन कह रहा है कि
एक 3 फेज प्रेरण मोटर अधिकतम निर्धारित बल आघूर्ण विकसित करने वाले एक भार पर परिचालित हो रही है। मतलब 3 फेज इंडक्शन मोटर है, वो अधिकतम मैक्सिमम निर्धारित टॉर्क पर विकसित करने वाले एक भार पर परिचालित हो रही है। क्या होता है जब, क्या होता है जब, व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब मोटर के परिचालन के दौरान बाहरी मेंस विद्युत में एक बाधित बाधित हो जाती है। तो इसमें क्या होगा, मोटर परिचालित होती रहती है और लेकिन अधिक विद्युत धारा खींचने लगती है। मतलब क्या, इलेक्ट्रिक का खपत ज्यादा होने लगेगा और मोटर चलते रहेगा। इस कंडीशन में मोटर चलते रहेगा और इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा लगेगा। कह रहा है कि एक 3 फेज प्रेरण मोटर अधिकतम निर्धारित बल आघूर्ण विकसित करने पर एक भार संचालित हो रही है। तो मोटर के परिचालित होती है, तो लेकिन मोटर की गति को बनाए रखने के लिए अधिकतम धारा खींचती रहती है, जिसके कारण कुछ समय पश्चात मोटर की बाइंडिंग क्या होता है, जल जाता है। मोटर की बाइंडिंग जल जाता है, फिर मोटर खराब हो जाता है। अब बात करते हैं हम कि किसी इंडक्शन मोटर के लिए, किसी जो इंडक्शन मोटर है, कोई भी इंडक्शन मोटर है, उसके लिए प्रति स्टेटर पोल फ्लक्स और रोटर धारा के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो ये होता है बल आघूर्ण। मतलब क्या, किसी इंडक्शन मोटर के लिए बल आघूर्ण प्रति स्टेटर पोल फ्लक्स और रोटर धारा के गुणनफल के समानुपाती होता है। किसी इंडक्शन मोटर के बल आघूर्ण प्रति स्टेटर पोल फ्लक्स और रोटर धारा के गुणनफल के समानुपाती होती है। साथ ही इंडक्शन मोटर की सैद्धांतिक रूप में परिणाम मित्र के समक्ष होती है। यह मोटर एक लैगिक प्रकार की होती है, जिससे जिसमें स्टेटर चुंबकीय फील्ड तथा रोटर के मध्य अंतर का स्लिप कहा जाता है, स्लिप कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है उसको, स्लिप कहा जाता है। स्लिप इक्वल टू आपको बताए हम, एन एस माइनस क्या होगा, एन आर, एन एस माइनस एन आर बाई क्या, एन एस, एन एस माइनस एन आर बाई एन एस। खड़ा इंडक्शन मोटर के अधिकतम टॉर्क तब पैदा होता है जब 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 क्या होता है, रोटर प्रतिरोध इक्वल टू रोटर प्रतिघात होता है। इंडक्शन मोटर में अधिकतम टॉर्क तब पैदा होता है जब रोटर प्रतिरोध का मान प्रतिघात के रहता है, मोटर प्रतिरोध का मान प्रतिघात के बराबर रहता है। इंडक्शन मोटर स्व स्टार्टिंग मोटर है। इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है, वो स्वतः स्टार्ट होता है। क्या होता है, स्वतः स्टार्ट होता है। यदि हम घूर्णन रोटर परिपथ में बाह्य प्रतिरोध जोड़ दें, यदि हम घूर्णन में रोटर प्रतिपथ में बाह्य प्रतिरोध जोड़ दे, तो क्या होगा, बाह्य प्रतिरोध जोड़ेंगे तो क्या होगा, आरंभिक बलाघूर्ण टॉर्क में वृद्धि होने लगेगी, लेकिन अधिकतम बलाघूर्ण टॉर्क अपरिवर्तित रहेगा। मतलब मैक्सिमम टॉर्क जो होगा वो अनचेंजेबल रहेगा, कोई बदलाएगा नहीं। लेकिन जो इसका इनिशियल इनिशियल टॉर्क जो होगा उसमें वृद्धि हो जाएगी। इनिशियल टॉर्क वृद्धि होगी और इसका अधिकतम बलाघूर्ण टॉर्क अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हम घूर्णन रोटर परिपथ में बाह्य प्रतिरोध जोड़ दे तो आरंभिक बलाघूर्ण टॉर्क में वृद्धि होगी, लेकिन अधिकतम बलाघूर्ण टॉर्क में अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कितना नंबर, 125 नंबर। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा पहले आप लोग, वीडियो को स्टॉप करके, इसके बाद देखिएगा कि क्या कह रहा है, इसके बाद क्वेश्चन में लगाइएगा कौन सा आंसर सही होगा। देखिए, अस्थिर संचालन के दौरान, मतलब क्या, अस्थिर संचालन के दौरान 3 फेज प्रेरण मोटर, मतलब 3 फेज इंडक्शन मोटर के टॉर्क या स्लिप वक्र का आकार क्या होगा। देखिए, टॉर्क और स्लिप वक्र का आकार पूछा है, तो ये देखिए आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। हाइपरबोला क्या बोलते हैं, हाइपरबोला समझ रहे हैं, हाइपरबोला, हाइपरबोला इस टाइप से बनाया जाता है। अब देखिए इसका हम बात करेंगे। देखिए इसमें क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसे है। देखिए, अस्थिर संचालन के दौरान 3 फेज प्रेरण मोटर या स्लिप का वक्र आकार रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। कैसे, देखिए ये ब्रेकिंग रीजन है, ये मोटरिंग रीजन है, ये जनरेटिंग रीजन है। अब देखिए यहां से टॉर्क चला, ये टॉर्क ऊपर की ओर टॉर्क लग रहा है, बलागुन लग रहा है। देखिए ऐसे गया, फिर से ऐसे आया, फिर से ऐसे आया, फिर से ऐसे आया। और ये जो देखिए टॉर्क का जो बलागुन का ये होगा, ये क्या है, ये ऊपर की ओर जा रहा है और ये रेक्टेंगुलर बना रहा है, रेक्टेंगुलर बना रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, अस्थिर के केस में कह रहा है कि शून्य स्लिप के त्वरण अनुसार एक इंडक्शन मोटर द्वारा टॉर्क निम्नलिखित में किसके बराबर होता है, तो शून्य के बराबर होता है। जब शून्य स्लिप के त्वरण अनुरूप एक इंडक्शन मोटर का टॉर्क शून्य के बराबर होता है, एक इंडक्शन मोटर का टॉर्क किसके बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंडक्शन मोटर के टॉर्क से संबंधित है, तो इंडक्शन मोटर के टॉर्क से संबंधित है, टॉर्क एंड स्लिप आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टॉर्क एंड स्लिप आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इंडक्शन मोटर के टॉर्क के संबंधित है, टॉर्क एंड स्लिप आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। का है, जब इंडक्शन मोटर की स्लिप का मान कम होता है, जब इंडक्शन मोटर के स्लिप का मान कम होगा, लेस होगा, तब टॉर्क लगभग स्लिप के समानुपाती है, परंतु स्लिप के उच्च मान पर टॉर्क लगभग स्लिप वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। देखिए यहाँ ये टी मैक्सिमम है, मतलब टॉर्क मैक्सिमम है, लो स्लिप रीजन है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसका। स्टेबल रीजन है, यहाँ तक सही चला, अनस्टेबल रीजन है, देखिए यहाँ पर, यहाँ से क्या हो रहा, गिरने लगा। तो टॉर्क जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्लिप का, किसका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्लिप का। ठीक है, अब देखिए यहाँ
तीन फेज प्रेरणा मोटर में समर्पण ऋणात्मक होता है, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा कि मशीन जनरेटर की तरह कार्य करने लगेगी। मशीन किसके तरह? ऋणात्मक समर्पण होगा। स्लिप रिंग का मान अगर थ्री फेज इंडक्शन मोटर में निगेटिव आएगा तो मशीन जनरेटर की तरह काम करने लगेगी। मशीन किसके तरह काम करेगी? जनरेटर की तरह। अब देखिए जनरेटर की तरह काम करेगी तो इसका कुछ कंडीशन होता है। कंडीशन क्या है? क्या देखिए, थ्री फेज प्रेरणा मोटर की टॉर्क गति अभिलक्षण है। अब यहाँ से देखिए टॉर्क आया है, टॉर्क आया है एक तरह से, यहाँ से मैक्सिमम टॉर्क हो रहा है, मैक्सिमम टॉर्क पर कुछ देर के लिए स्टेबल हुआ, फिर से टॉर्क का ऋणात्मक होने लगा। यहाँ से देखिए एक्स एक्सिस से नीचे गया, ऋणात्मक होने लगा, ऋणात्मक होने लगा, ऐसे चला। अब देखिए एक कंडीशन में स्लिप रिंग क्या है? 1 से ग्रेटर देन है। इस कंडीशन में स्लिप रिंग क्या है? 0 है। इस कंडीशन में यहां पर स्लिप रिंग क्या है? एनआर, रोटर की गति क्या है? सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा है। स्लिप रिंग ऋणात्मक होगा, प्रेरण मोटर की जनित मतलब मशीन की तरह कार्य करना शुरू कर देगा मोटरिंग मोड में, ठीक है। अब चलिए देखिए इसका बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से कौन सा स्थिति विद्युत अवरोध इलेक्ट्रिक ब्रेक के रूप में थ्री फेज इंडक्शन मोटर के परिचालन के लिए सही है? थ्री फेज इंडक्शन मोटर के परिचालन के लिए सही है। तो ये है आपका क्या? स्लिप रिंग ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। इस कंडीशन में क्या होना चाहिए? स्लिप रिंग ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। दैट मींस स्थिति में विद्युत अवरोध इलेक्ट्रिक ब्रेक के रूप में थ्री फेज इंडक्शन मोटर के परिचालन के लिए सही होगा। स्लिप रिंग ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए। देखिए ब्रेकिंग के लिए स्लिप रिंग 1 से बड़ा होना चाहिए, स्लिप रिंग 1 से बड़ा होना चाहिए। मोटरिंग मोड के लिए 0 के बराबर या 0 से बड़ा या 1 के बराबर या 1 से छोटा। दैट मींस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू एस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की स्थिति में होना चाहिए। किसके लिए? मोटरिंग मोड के लिए। मोटरिंग मोड के लिए, मोटरिंग मोड के लिए 0 के बड़ा या बराबर या 1 से छोटा या 1 के बराबर होना चाहिए मोटरिंग मोड के लिए। अब प्रेरणा मोड मतलब मशीन की तरह काम करेगा तो एस हमेशा छोटा ऋणात्मक होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए, दैट मींस ऋणात्मक होना चाहिए। तीनों केस आप याद कर लीजिए। आगे क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि नीचे चित्र में प्रारंभिक बल आघूर्ण क्या होगा? प्रारंभिक बल आघूर्ण पूछा है। देखिए प्रारंभिक बल आघूर्ण पूछा है आपसे, तो प्रारंभिक बल आघूर्ण 1 होगा। क्यों होगा? कि देखिए यहाँ स्टार्टिंग कहां से हुआ है? 1 पर से स्टार्टिंग हुआ है, तो जहां से स्टार्टिंग होता है वही प्रारंभिक बल आघूर्ण कहलाता है। देखिए स्टार्टिंग टॉर्क कहलाता है। देखिए यहाँ प्रारंभिक बल आघूर्ण 1 होगा, इस पर 2 पर गया, 3 पर मैक्सिमम बल आघूर्ण टी मैक्स हुआ, टी मैक्स हुआ, और 4 पर क्या हुआ? न्यूनतम बल आघूर्ण टी मिनिमम हुआ, ठीक है। अब देखिए अब क्या कर रहा है कि एक प्रेरण मोटर की रोटर में गति की प्रविष्टि क्या होती है? तो गति की प्रविष्टि होती है आरंभिक बलागुण को बढ़ाती है, आरंभिक बलागुण को बढ़ाती है। एक प्रेरणी मोटर में मतलब इंडक्शन मोटर में रोटर में प्रतिरोध की प्रविष्टि होता है कि जो भी स्टार्टिंग टॉर्क होगा उसको बढ़ा देगा। स्टार्टिंग टॉर्क को क्या करेगा? बढ़ा देगा। एक प्रेरण मोटर में रोटर में प्रतिरोध को शामिल करने की विशेषता स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में पाई जाती है। इसके लिए रोटर के सिरों में 3 स्लिप रिंग जुड़ा होता है। कितने स्लिप रिंग होता है? 3 स्लिप रिंग जुड़ा होता है, जहां प्रतिरोध को बढ़ाकर स्टार्टिंग टॉर्क मान में वृद्धि की जाती है। स्टार्टिंग टॉर्क मान में क्या की जाता है? वृद्धि की जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कर रहा है कि विद्युत चालन के मामले में, विद्युत चालन के मामले में मतलब कंडक्टर के मामले में गति टॉर्क का जो स्पीड होता है गति बल आघूर्ण के संबंध में वृत्तपाद 3 को कैसे संदर्भित किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका चालन या मोटरीय चालन के द्वारा। देखिए दोस्तों इसको इसको इस क्वेश्चन को देखिए, ये यूपीपीसीएल में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का जो इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया कि कब? 2021 में, 2021 में पूछा गया। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि विद्युत चालन के मामलों में कह रहा है कि विद्युत का जो कंडक्टर होगा उसमें जो होगा टॉर्क जो होगा वृत्तपाद 3 मतलब क्या कोष कैसे संदर्भित करता है? तो ये होता है कि चालन या मोटरीय चालन ऋणात्मक गति, ऋणात्मक मतलब क्या? निगेटिव स्पीड, और बल आघूर्ण के साथ अग्रगामी त्वरक वृत्तपाद होगा। अग्रगामी मतलब देखिए ये जो है ना आपका ये फिगर जो हम बना रहे हैं उसको देखिए स्क्रीन पर सही से, ये है इधर पश्चगामी होता है, इधर अग्रगामी। अग्रगामी मतलब होता है आगे वाला। आगे वाला जब भी हम बात करेंगे देखिए बना हुआ है आगे वाला, कह रहा है कि विद्युत चालन के मामले में गति बल आघूर्ण वृत्तपाद के 3 को चालन मोटरीय चालन ऋणात्मक गति और बल आघूर्ण के साथ अग्रगामी त्वरक वृत्तपाद से प्रदर्शित किया जाता है। आम शब्दों में इसे तर्क स्पीड अभिलक्षण कहते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ s इक्वल टू 2 है, ये धनात्मक स्लिप है। इसमें क्या होगा? ब्रेकिंग मोड होगा। क्या होगा? ब्रेकिंग मोड। यहां से देखिए s इक्वल टू 1 होगा तो मोटरिंग मोड होगा। कौन मोड होगा? मोटरिंग मोड। जब s इक्वल टू 0 होगा तो ये आपका ये s निगेटिव होगा तो ये कौन सा मोड होगा आपका? s निगेटिव होगा तो स्वतः चालन होगा। क्या होगा? जनरेटिंग मोड। जनरेटिंग मोड को कहते हैं जो मशीन की तरह काम करने लगेगा। किसकी तरह काम करेगा? मशीन की तरह। देखिए क्वेश्चन सारा पूछा हुआ है। फिर देखिए ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है 28 मार्च 2021 को शिफ्ट 2 में। क्या कह रहा है कि
उत्पादन मोड में प्रेरण मोटर की गति क्या होगी, ये भी पूछा हुआ है। तो ये होगा एनएस। एनएस मतलब होगा तुल्यकालिक से अधिक होगी, क्या होगी, तुल्यकालिक गति से अधिक होगी। उत्पादन मोड मतलब होता है जनरेटिंग मोड। जनरेटिंग मोड में जब बात जहां पर जनरेट होगा, मतलब वहां पर मोड में इंडक्शन मोटर की गति क्या होगी, तो तुल्यकालिक गति से अधिक होगी, तुल्यकालिक गति से अधिक होगी। देखिए यहाँ फिर से आ गया वही क्वेश्चन। देखिए मोटरिंग मोड होगा ना, तो आपका जो सिक्रोनस स्पीड है वो के रोटर के स्पीड से अधिक होगी, सिक्रोनस स्पीड रोटर के अधिक से अधिक होगी। और स्लिप का मान जो होगा ना, वो 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा और 1 से लेस देन इक्वल टू होगा, एनी प्रॉब्लम। अब ये मोटरिंग मोड में होगा हमेशा एस होगा 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में या 0 और 1 के बराबर। अब उत्पादन जनरेटिंग मोड में हमेशा होगा रोटर के स्पीड ग्रेटर देन होगा किसका, स्लिप का, सिक्रोनस स्पीड से ग्रेटर होगा। दैट मींस इस कंडीशन में क्या होगा, हमेशा एस जो है स्लिप जो है 0 से छोटा होगा। ब्रेकिंग मोड में एनआर रिवर्स होगा, रिवर्स चलेगा मतलब उल्टा चलने लगेगा, और एस ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, करा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के संदर्भ में बताए कि निम्न में कथन सही है अथवा गलत है। तो इसमें देखिए दोनों का दोनों सही सही है। कैसे, देखिए अधिकतम बल आघूर्ण जो टी मैक्सिमम होगा परिणामक मतलब घूर्णन प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। जिस समर्पण स्लिप पर अधिकतम बल आघूर्ण होता है वह घूर्णक प्रतिरोध के समानुपाती है। दोनों का दोनों सही है। अब देखिए क्वेश्चन में देखिए 3 कला फेज मतलब 3 फेज इंडक्शन मोटर का टी मैक्सिमम बल आघूर्ण टॉर्क मैक्सिमम का परिणाम घूर्णन प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। जिस समर्पण पर अधिकतम बल आघूर्ण होता है वह घूर्णन प्रतिरोध के समानुपाती होता है, अतः दोनों कथन क्या है, पूर्णतः सही है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 135 क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि 145 क्वेश्चन में देखिएगा कि एक मोटर में स्लिप का मान 1 से कम है, 1 से कम है, यह से संचालित होगा। किससे संचालित होगा, तो ये मोटरिंग मोड में होगा। 1 से कम दैट मींस मोटरिंग मोड, मतलब एस ग्रेटर देन 1 दैट मींस एस क्या होगा, लेस देन 1। इस कंडीशन में मोटरिंग मोड होगा। कौन सा मोड होगा, मोटरिंग मोड होगा। एक इंडक्शन मोटर सदैव लैंगिक फैक्टर के साथ कार्य करता ही है। यदि मोटर के स्लिप इकाई से कम हो तथा 0 से अधिक हो तो मोटर सदैव मोटरिंग मोड में कार्य करेगी। साथ ही यदि मोटर की स्लिप इकाई तो मोटर स्टेट स्टील अवस्था में कार्य करेगी। यह स्टेट स्टील अवस्था तात्पर्य मोटर का ऐसी अवस्था जहां पर मोटर का रोटर पूर्णतः अवरुद्ध होगा, पूर्णतः क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। कह रहा है कि चालू स्थिति में 3 चरणीय प्रेरित मोटर का अधिकतम टॉर्क कितना होता है, तो ये स्टैंड स्टील और रोटर प्रतिघात के प्रतिलोम के अनुपातिक। चालू स्थिति में 3 फेज इंडक्शन मोटर का अधिकतम टॉर्क स्टैंड स्टील पर रोटर प्रतिघात के प्रतिलोमतः अनुपातिक है। ज्ञात रहे कि अधिकतम टॉर्क कभी भी रोटर प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता तथा 3 फेज मोटर स्वतः उत्तेजित सेल्फ एक्साइटेड मोटर के श्रेणी में आता है, सेल्फ एक्साइटेड मोटर के श्रेणी में आता है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक 6 ध्रुव 3 कला फेज स्टार कनेक्टेड प्रेरणी मोटर का 400 वोल्ट और 50 हर्ज पर चलता है। इसका घूर्णन प्रतिरोध कितना है, 0.04 ओम ओम कला और गतिहीन 0.2 ओम पर कला। चालू अवस्था में अधिकतम बल आघूर्ण समर्पण होगा। देखिए वोल्टेज 400 वोल्ट दिया, अभी तक 50 हर्ज। देखिए अब ये रोटर का रेजिस्टेंट रोटर प्रतिघात कितना दिया है, 0.2 ओम, और R2 जो रोटर का प्रतिरोध है वो 0.04 ओम है। अब देखिए एस एम स्लिप मैक्सिमम होगा तो R2 बाई क्या होगा, X2। अब देखिए R2 बाई X2 आप करोगे तो 0.04 बाई कितना, 0.2। अब देखिए इसको 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका परसेंटेज में बदल जाएगा। परसेंटेज में कितना होगा, 20% होगा। कितना परसेंट होगा, 20%। 20% कितना, आंसर नंबर सी आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि टॉर्क की मात्रा जिस पर मोटर स्टेप में खींचता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे पुल इन टॉर्क कहा जाता है। देखिए टॉर्क की वैसी मात्रा जिस पर मोटर स्टेप में खींचता है उसे पुल इन टॉर्क कहा जाता है, पुल इन टॉर्क कहा जाता है। टॉर्क की मात्रा जिस पर मोटर स्टेप में खींचता है उसे पुलिंग टॉर्क कहा जाता है, पुलिंग टॉर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुलिंग टॉर्क कहा जाता है। इनमें से कौन सा मोटर के तापमान पर निर्भर, आंतरिक स्थिति पर निर्भर नहीं करेगी, आसपास के वातावरण पर निर्भर नहीं करेगी। मोटर के तापमान में वृद्धि किस पर निर्भर करती है, तो रोटर के प्रतिरोध पर, अत्यधिक लोड पर, लोड अत्यधिक लाइन की में अत्यधिक वोल्टता पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर। पिंजरी मोटर में उपयोग किए जाने वाले रोटर स्लॉट के टेढ़े होने का निम्नलिखित में कौन सा कारण गलत है, तो गलत है कि चुंबकीय पाषण में वृद्धि करता है, ये गलत है, ये गलत है आपका। कह रहा है कि पिंजरी मोटर की रोटर स्लॉट में टेढ़े होने के कारण मोटर का शांतिपूर्ण संचालन गुंजन कम करता है, रोटर के विभिन्न स्थितियों के लिए निर्बाध बल आघूर्ण वक्र देता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है देखिए,
आगे कह रहा है कि निम्न में से किस मोटर का कम लागत में रखरखाव आवश्यक होती है? तो ये प्रेरण मोटर में कम लागत एवं रखरखाव की आवश्यक होती है। सभी प्रेरण मोटर फ्राइडे के नियम पर सिद्धांत पर कार्य करती है। किसी भी मोटर का रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र हेतु बहुफेज आवश्यक होती है। कौन फेज? बहुफेज आवश्यकता होती है। ठीक है, अब क्या कर रहा है देखिए, स्क्यूरल केज इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग होती है कितनी? तो स्लिप रिंग 3 होगा। थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्लिप रिंग केवल बॉन्ड रोटर मतलब स्क्यूरल केज में प्रयोग में लाई जाती है, जबकि स्क्यूरल केज इंडक्शन मोटर का प्रयोग की जाने वाली स्लिप रिंग का मान 0 होता है, क्योंकि स्क्यूरल केज इंडक्शन मोटर की बाइंडिंग एंड रिंग में शॉर्ट सर्किटेड रहता है। कहा है कि थ्री फेज स्क्यूरल केज प्रेरण मोटर के संबंध में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो देखिए यहाँ कौन सा कथन गलत होगा, इसमें से सब सही है। क्या है? सब सही है। रोटर के इसकी बाहरी कनेक्शन से नहीं होता है, सही है। थ्री फेज का सप्लाई स्टेटर से जुड़ा होता है, सही है। प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करता है, सही है। सस्ता होता है, दृढ़ होता है, कुशल देखभाल आवश्यक नहीं होता है क्योंकि बहुत कम ओस्फिलिक होता है। तो थ्री केज के लिए प्रेरण मोटर के संबंध में सभी का सभी क्या है? सही है, कोई गलत नहीं है। तो इनमें से कोई गलत नहीं है, उपरोक्त सब का सब सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए स्वीकरल केज मतलब बॉन्डिंग इंडक्शन मोटर के इसके लिए प्राथमिकता दी जाती है किसको? तो कम रखरखाव के कारण स्वीकरल केज इंडक्शन मोटर की प्राथमिकता दी जाती है। कम रखरखाव के साथ साथ इनमें आंतरिक रूप से मजबूती एवं कीमतों की भी माना जाता है। 145 कह रहा है कि निम्नलिखित में से एप्लीकेशन केवल सर्पी वलय प्रेरण मोटर का उपयोग किया जाता है। तो किस में? तो ये क्रेनों में सर्पी बलाई प्रेरण मोटर का मुख्यतः क्रेनों में उपयोग किया जाता है। क्रेनों में उपयोग किया जाता है। थ्री फेज स्क्यूरल केज प्रेरण मोटरों में रोटर कंडक्टरों का क्या होता है? तो एंड रिंग के माध्यम से शॉर्ट सर्किट किया जाता है। एंड रिंग के माध्यम से शॉर्ट सर्किट किया जाता है। थ्री फेज स्क्यूरल केज प्रेरण मोटर रोटर में कंडक्टरों एंड रिग्स के माध्यम से शॉर्ट सर्किट किया जाता है। एंड रिंग का उपयोग आंतरिक मजबूती के लिए किया जाता है। कड़ा एक स्क्यूरल केज रोटर में क्या होता है? तो अग्र बलय रिंग एंड रोटर संचालन पर बार अस्थायी रूप से लघुपथित होता है। तार में की छड़ जो दोनों सिरों पर एंड रिंग द्वारा शॉर्ट या लघु पथित कर देता है, यह गिलहरी के पंजे के समान आकार का होता है। किस प्रकार के रोटर में रोटर का लपेटे जाने वाले चालकों के लिए समांतर खांचों के लिए युक्त बेलनाकार लेमिनेटेड कोर होता है? युक्त समांतर खांचों से युक्त बेलनाकार लेमिनेटेड कोर होता है। किसमें होता है? तो स्क्यूरल केज मोटर में होता है। स्क्यूरल केज मोटर इस रोटर में ताम्र छड़ होती है जो एक रिंग शॉर्ट कर दी जाती है। डीसी मोटर चालकों के लिए समांतर खांचे से युक्त बेलनाकार लिमिटेड होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि स्क्यूरल केज इंडक्शन मोटर में यदि दो रोटर बंद ओपन सर्किट वाले बन जाते हैं तो रोटर का क्या असर होगा? रोटर शोर के साथ बहुत धीमा चलेगा। स्क्यूरल केज इंडक्शन मोटर में यदि दो रोटर बंद ओपन सर्किट बन जाते हैं तो रोटर शोर के साथ बहुत धीमा चलेगा। कारण यदि रोटर के बाहर खुले परिपथ में एसी प्रेरण मोटर का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये मोटर का ओवर हीटिंग हो जाता है। यदि रोटर बार खुले परिपथ में हो तो एसी प्रेरण मोटर का ओवर हीटिंग प्रभाव होता है। साथ ही ज्ञात रहे कि प्रेरण मोटर का रोटर एंड रिंग के साथ शॉर्ट सर्किटेड रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।